हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अभिषेक क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मादा जनन तंत्र होता क्या है, यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होता है और उसके सभी पार्ट के बारे में आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक आता है कि मादा जनन तंत्र कहते किसे हैं। तो उसके परिभाषा को हम समझते हैं। मादा शरीर के उन अंगों का समूह मादा शरीर के उन अंगों का समूह जो संतान पैदा करने या जन्म देने में मदद करते हैं, उन्हें हम मादा जनन तंत्र कहते हैं। इसके परिभाषा को यानी इसकी डिफिनेशन को हम लिख देते हैं। मादा जनन तंत्र कहते किसे हैं, ठीक। तो हमारा होता है मादा शरीर के उन अंगों का समूह जो संतान पैदा करने या जन्म देने में मदद करते हैं, उन्हें मादा जनन तंत्र कहते हैं। यानी जो मादा शरीर के उन अंगों का समूह जो संतान को पैदा करने या जन्म देने में सहायता या मदद करते हैं, उनको हम मादा जनन तंत्र कहते हैं। तो मादा जनन तंत्र को दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा होता है आंतरिक जननांग, दूसरा होता है बाहरी जननांग। समझते हैं, पहला हमारा क्या होता है आंतरिक जननांग। पहला हमारा आंतरिक जननांग और दूसरा हमारा होता है बाहरी जननांग। बाहरी जननांग। तो सबसे पहले समझते हैं आंतरिक जननांग होता क्या है और ये कितने प्रकार के होते हैं, कितने भागों में बांटे गए हैं। जो हमारा आंतरिक जननांग होता है वह दो भागों में बांटा गया। पहला हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरा सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। यानी पहला जो होता है प्राथमिक जनन अंग और दूसरा होता है द्वितीयक या सहायक जनन अंग भी उसको बोलते हैं। तो हमारा जो आंतरिक जननांग होता है, आंतरिक जननांग को दो भागों में, पहला हमारा हो गया प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स और दूसरा हमारा हो गया सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ठीक, ये हमारा आंतरिक जननांग दो भागों में बांटा गया। अब समझते हैं जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स यानी प्राथमिक अंग है, उसमें हमारा क्या आता है, उसमें केवल हमारा ये ओवरी आता है। ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट जितने भी होते हैं, उसमें जो हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स होता है उसमें केवल हमारा अंडाशय आता है। बाकी जितने भी ये पार्ट हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के, जितने भी ये पार्ट है, ये सब हमारे सेकेंडरी ऑर्गन्स में आते हैं। तो आगे समझते हैं इसका कार्य होता क्या, यानी ओवरी का कार्य क्या है, आगे सर्विक्स का काम क्या है और वजाइना का कार्य क्या है, इस समझकर तो सबके कार्य को हम समझेंगे बारी बारी से। तो सबसे पहले हम समझते हैं ओवरी क्या होता है, यानी अंडाशय। तो कार्य क्या होता है, इसका कार्य अंडाशय का यानी अंडाणु का निर्माण करना और दूसरा ये एस्ट्रोजन हार्मोन का निर्माण करता है। हमारा अंडाशय है, इसका केवल कार्य अंडाणु का निर्माण करना यानी अंडाणु का फॉर्मेशन करना और दूसरा एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना यानी एस्ट्रोजन हार्मोन बनाना, ये हमारे अंडाणु का काम होता है।
और बाकी अंडाणु के बाद यानी जो हमारा अंडाशय है उसके बाद आता है हमारा फालोपियन ट्यूब। ये जी इतना भाग है, ये पूरे इस भाग को हम बोलते हैं फालोपियन ट्यूब। ये पूरा जो ये भाग है इसको हम बोलते हैं फालोपियन ट्यूब। फालोपियन ट्यूब को 3 भागों में बांटा गया। पहला हमारा ये स्थमस होता है, दूसरा यहाँ पे एम्पुला होता है यहाँ पे, ठीक, ये हमारा एम्पुला हो गया, और तीसरा ये कीपक होता है और ये झालर होता है, ठीक। तो जो ये हमारा फालोपियन ट्यूब है इसका कार्य क्या होता है? इसका कार्य जो अंडाशय होता है यानी जो अंडाशय से अंडाणु निकलता है उसको निषेचन करवाना और उसके बाद उसको गर्भाशय तक ले जाने का कार्य ये हमारा फालोपियन ट्यूब करता है। अब जैसे क्या होता है, यहाँ से जब अंडाणु बनते हैं यहाँ से, तो जो ये हमारा है झालर यानी जिसको हम बोलते हैं फेमरी है, ये क्या करता है फेमरी, ये जो इसमें से अंडाणु बनते हैं और अंडाणु जो निकलते हैं यहाँ से, तो ये उनको पकड़ने का कार्य करता है, उनको कैच करता है, यानी जो ताकि अंडाणु इस साइड उस साइड यानी इधर उधर ना जाए, वह सीधा इस फालोपियन ट्यूब से होते हुए अंदर ही जाए। तो ये जो हमारा झालर का कार्य करता है, झालर करता क्या है, वह केवल इस अंडाशय के अंडाणु को पकड़ने का कार्य करता है। जब यहाँ से ये हमारा अंडाशय अंदर जाता है, सॉरी अंडाणु अंदर जाता है जब यहाँ से, तो जब ये अंडाणु यहाँ से अंदर जाता है तो इनमें होता क्या है, ये हमारा कीपनुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं कूपिकाएं। कूपिकाएं को याद रखना, कुप्पी जैसे होता क्या है कि कहीं पेट्रोल पंप पे रखे रहते हैं कुप्पी, बॉटल में अगर पंप नहीं जाता तो कुप्पी के द्वारा तेल देते हैं, या फिर कहीं कहीं पे जो पहले के समय में जब मिलता था मिट्टी का तेल तो वहाँ पे कुप्पी अलग से लेके रखे रहते और हर एक इंसान के डब्बे में तेल को डालते थे। तो ये कूपिकाएं क्या होती हैं, कूपिकाओं का कार्य क्या होता है, ये जो अंडाणु होते हैं उनको जो है आगे ले जाना। जब यहाँ से अंडाणु आगे जाता है हमारे एम्पुला में यानी तुम्बिका में, जब अंडाणु यहाँ जाता है तो जो नर का स्पर्म होता है यानी मेल का जो स्पर्म होता है वो स्पर्म यहाँ से यहाँ तक आता है। ये जो अंडाणु है केवल यहीं तक जाता है, बाकी ये स्पर्म खुद चल के यहाँ पे आता है, जिसके बाद निषेचन की क्रिया यहीं एम्पुला में होती है। निषेचन क्रिया एम्पुला में क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पे जो निषेचन करने के लिए स्थान है वह यहाँ पे अतिरिक्त पाया जाता है। ये एम्पुला क्या होता है, थोड़ा सा उभरा हुआ भाग होता है यानी थोड़ा चौड़ा भाग होता है, जिसके कारण यहाँ पे निषेचन की क्रिया अच्छे से हो जाती है। आगे चलते हैं, यहाँ पे आता है हमारा फिर स्थमस। स्थमस होता क्या है, ये गर्भाशय और फालोपियन ट्यूब यानी अंडवाहिनी को जोड़ने का कार्य करता है। जो ये हमारा स्थमस है ये इस फालोपियन ट्यूब को और इस यूट्रस को जोड़ने का कार्य करता है, दोनों को स्थमस ही जोड़ता है, ये हमारा पार्ट स्थमस कहलाता है। फिर इसके बाद आता है क्या, हमारा यूट्रस आता है। यूट्रस में क्या होता है, जब यहाँ पे निषेचन हो जाती है, निषेचन क्रिया हो जाती है, तो ये जो हमारा जाइगोट होता है, इसके पहले तो गैमीट था क्योंकि इसके पहले हमारे स्पर्म अलग थे और यहाँ पे ओवम अलग थे, दोनों अलग अलग थे। फिर जब स्पर्म जाके यहाँ से दोनों एक साथ मिलके फर्टिलाइजेशन हुए यानी निषेचित हो गए, तब ये हमारा क्या हो गया, जाइगोट बन गया यानी युग्मनज बन गया। अब युग्मनज में क्या होता है, लगातार इसमें विभाजन होता रहता है और इसकी कोशिकाएं धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती रहती हैं। इसकी कोशिकाएं धीरे धीरे 1 से 2 होती हैं, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32। जब ये 16 से 32 की अवस्था में आते आते धीरे धीरे ये क्या होते हैं, इस स्थमस को क्रॉस कर जाती हैं। जब ये धीरे धीरे आके स्थमस डाकती हैं तो ये करती क्या, इन दीवारों के सहारे चिपक जाती है। क्या होता है, इन दीवारों के सहारे चिपक जाता है, जिससे क्या होता है, वह धीरे धीरे जाके वृद्धि करके भ्रूण बनाता है, फिर भ्रूण से प्लेसेंटा बनता है, मतलब उस प्लेसेंटा से फिर उसको, उस बच्चे को या उस भ्रूण को भोजन मिलता है और उसके अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकाला जाता है। तो ये हमारे स्पर्म और ओवम से मिलकर जाइगोट बनता है, जाइगोट का कार्य ये होता है।
और यूट्रस करता क्या है, यूट्रस जो ये भ्रूण हमारा बना रहता है, जब इसमें धीरे धीरे विकास होता है, यानी जब ये धीरे धीरे विकसित होता है, तो करता क्या है, ये जो भ्रूण है, यानी सॉरी जो हमारा गर्भाशय है, यह इसको रहने के लिए पर्याप्त स्पेस देता है, यानी रहने के लिए एक अच्छा वातावरण देता है, अच्छा सा गद्दे की यानी सोफे की तरह ये एरिया प्रोवाइड करता है, ताकि जो ये भ्रूण बन रहा है इस पे झटके ना लगे। यानी होता नहीं, मतलब अगर ये अभी तो भाई एकदम समझो नाजुक है, ये जो भ्रूण है एकदम नाजुक है, अगर इस पे झटका लगेगा तो क्या होगा, ये जो भ्रूण बना है ये टूट जाता है। जब ये टूट जाएगा तो ब्लड के द्वारा ये बाहर निकल जाता है, फिर ये जो भ्रूण बनता है, जो बच्चा बनता है, वो नहीं बन पाता है। तो ये हमारा गर्भाशय कार्य क्या होता है, इस भ्रूण को अच्छा वातावरण प्रोवाइड करना अच्छे से, ताकि उस पर झटके वटके ना लगे उसमें। अगला आता है हमारा ये ग्रीवा। ग्रीवा यानी सर्विक्स क्या कार्य होता है, सर्विक्स का कार्य होता है इस गर्भाशय और इस यौन यानी वेजाइना को जोड़ने का कार्य करता है, जो ये हमारा सर्विक्स होता है। और यौन क्या होता है, यौन जब मेल और फीमेल दोनों मिलके एक निषेचन की क्रिया के लिए या सेक्स के प्रति जब उनकी इच्छाएं होती हैं, तो जब मेल का प्राइवेट पार्ट या हम इसको बोलते हैं पेनिस, वो पेनिस इस यौन तक आता है। इसके बाद क्या होता है, जब डायरेक्ट निषेचन क्रिया कराई जाती है, यानी मेल और फीमेल डायरेक्ट जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया करते हैं या निषेचन की क्रिया करते हैं, तो उनमें होता क्या है, ये पेनिस यहीं तक आता है। उसके बाद क्या होते हैं, यहाँ से स्पर्म निकल के खुद जाते हैं, खुद निषेचित होते हैं। अब इसमें क्या होता है, ये जो हमारा 1 2 3 ये 3 परतें पाई जाती है, यानी गर्भाशय में क्या होता है, 3 परत होती है। पहला जिसको हम बोलते हैं ये होता है हमारा पेरीमेट्रियम, इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। और जो ये दूसरा होता है हमारा, इसको हम बोलते हैं मायोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मायोमेट्रियम। और जो ये तीसरा हमारा होता है इसको बोलते हैं इंडोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, इंडोमेट्रियम। अब होता क्या है, जब यहाँ पे निषेचन की क्रिया अच्छे से हो जाती है और ये जब जाइगोट बन के यहाँ पे आ जाता है, तो जो ये हमारा इंडोमेट्रियम होता है, जो ये इंडोमेट्रियम होता है, ये एक ऐसे ब्लड की ये संरचना बनाती है, यानी एक ब्लड की दीवार बनाती है, रक्त का दीवार बनाती है। उस दीवार से होता क्या है, जो ये हमारा भ्रूण होता है ये इसी पे टिका रहता है, ताकि ये नीचे ना आए या फिर इसमें झटके ज्यादा ना लगे। फिलहाल झटके के लिए तीनों परतें जिम्मेदार होती हैं, तीनों मिल के कार्य करती हैं, पर जो ये आंतरिक रूप से इसका मेन कार्य होता है। लेकिन क्या होता है, जब ये भ्रूण नहीं बनता है, जब स्पर्म जाता है और निषेचन की क्रिया अच्छे से नहीं हो पाती, और फिर से ये जो अंडाण होता है ये टूट के बाहर निकल जाता है। नहीं तो क्या होता है, कभी कभी जब स्पर्म अंदर जाते ही नहीं, यानी जब फीमेल के रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट तक जब स्पर्म जाते ही नहीं है, तो ये जो ओवम होता है, जो अंडाण होता है, ये बेचारा यहीं पे रहता है, आशा करता है कि अब स्पर्म आएगा, अब स्पर्म आएगा, यानी अब शुक्राणु आएगा तो हम फर्टिलाइजेशन की क्रिया करेंगे। लेकिन जब स्पर्म यहाँ तक नहीं आता है तो ये खुद टूटने लगता है, यानी खुद ये टूट जाता है, भाई अब स्पर्म नहीं आएगा, अब कोई कार्य नहीं है, उदास हो जाता है। जब ये टूटता है तो ये ब्लड के माध्यम से, यानी ब्लड के रूप में बाहर आता है। जब ये बाहर आता तो जो ये हमारा एंडोमेट्रियम वाल यानी दीवार होती है, ये करती क्या, ये तो बेचारी पहले से तैयार रहती है, जब स्पर्म जाएगा और ओवम से फर्टिलाइजेशन होगा और भ्रूण बनेगा, हम उसको सुरक्षा पहुंचाएंगे, ये उसके हिसाब से उसके एनवायरनमेंट देंगे। लेकिन जब यहाँ पे निषेचन की क्रिया होती नहीं, यहाँ पे भ्रूण बनता ही नहीं, तो क्या होता है, ये जो हमारा एंडोमेट्रियम होता है, ये एंडोमेट्रियम परत भी क्या होती है, ये टूट जाती है, यानी ये धीरे 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 क्या करती है, ब्लड के रूप में टूट जाती है। टूटने के बाद ये क्या होता है, ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है। और जब ये ब्लड के रूप में बाहर आ जाता है, इस घटना को या इस
प्रक्रिया को लोग बोलते हैं पीरियड, यानी इसको ही कहते हैं हम पीरियड या आर्तव चक्र इसको बोलते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये हमारा होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब अगर यही ओवम और स्पर्म हमारा फर्टिलाइजेशन हो जाए तो ये जो हमारा एंडोमेट्रियम वाल होता है ये नहीं टूटता, यानी जो इसका जो हमारा आर्तव चक्र होता है उसका मेन कार्य क्या होता है, यानी उसका आना या ना आना दोनों का कार्य क्या होता है। अगर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन क्रिया हो गई और जाइगोट बन के यहाँ पे आ गया तो जो ये हमारे एंडोमेट्रियम दीवार होती है या वाल होती है ये परत नहीं टूटती है, तब जाके क्या होता है जो आर्तव चक्र आता है, जो पीरियड्स आते हैं वो नहीं आते हैं। पर जब यही क्या होता है जाइगोट नहीं बनता है तो क्या होता है यहाँ से हमारा ओवम भी टूट के आता है और जो ये हमारा एंडोमेट्रियम वाल है ये भी टूट कर इस वजाइना के मार्ग से बाहर निकल जाते हैं, जिसको हम पीरियड बोलते हैं। तो ये समझ में आया पीरियड्स आते क्यों हैं और क्यों नहीं आते हैं। क्यों नहीं आते, जब कोई माँ गर्भ होती यानी गर्भवती होती है या गर्भ धारण कर लेती है तो उसमें पीरियड्स क्यों नहीं आते, क्योंकि ये दीवार तब नहीं टूटते हैं और ना ही ये जो ओवम होते हैं ये टूट के बाहर आते हैं, इसी कारण तब आर्तव चक्र नहीं आता है। लेकिन जब वही गर्भ धारण नहीं होता है तो ये आर्तव चक्र के दौरान क्या होता है ये जो दीवारें होती हैं, ये जो परत होती है ये टूट के बाहर आ जाती हैं। फिर से एक बार बता दे रहे हैं मादा जनन तंत्र की परिभाषा क्या होती है। मादा शरीर के उन अंगों का समूह जो संतान पैदा करने या जन्म देने में मदद करते हैं उन्हें मादा जनन तंत्र कहते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया, आंतरिक जननांग और बाहरी जननांग। आंतरिक जननांग को दो भागों में फिर से बांटा गया, जो इसको हम बोलते हैं पहला हमारा प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, यानी प्राथमिक जननांग और द्वितीयक जननांग। प्राथमिक जननांग में क्या आता है हमारा अंडाशय आता है। जैसे मेल में था प्राथमिक जननांग में केवल टेस्टिस आता था यानी वृषण, वैसे फीमेल में क्या होता है प्राथमिक जननांग में केवल ओवरी आता है यानी अंडाशय। तो अंडाशय का कार्य क्या होता है, यह अंडाणु का फॉर्मेशन करता है, अंडाणु को बनाता है और एस्ट्रोजन हार्मोन के स्राव करता है, जिसके कारण आगे चल के निषेचन की क्रिया और फीमेल यानी मादा में यौनारंभ के लक्षण आते हैं। आगे हमारा आता है सेकेंडरी ऑर्गन्स। इस ओवरी को छोड़ के जितने भी पार्ट हैं ये सब आते हैं किसमें, हमारे सेकेंडरी ऑर्गन्स में। सेकेंडरी ऑर्गन्स में क्या होता है, ये हमारे जो फाइलोबियन ट्यूब होती है, फाइलोबियन ट्यूब को 3 या 4 भागों में बांटा गया। पहला हमारा होता है फेम्ब्रिया, दूसरा हमारा होता है इनफंडिबुलम और तीसरा हमारा होता है एम्पुला और चौथा होता है हमारा स्टमस। तो ये पूरा फाइलोबियन ट्यूब और ये पूरा हमारा यूट्रस और ये ग्रीवा एंड ये वेजाइना, ये सभी पार्ट हमारे सेकेंडरी ऑर्गन्स में आते हैं। तो ये जो हमारी फेम्ब्री है इसका कार्य क्या आता है, फेम्ब्री का इसका कार्य जो अंडाशय से अंडाणु जो निकलते हैं वो उनको कैच करती है, उनको पकड़ती है, उनको पकड़ के अपने अंदर ले जाती है यानी फाइलोबियन ट्यूब की ओर ले जाती है। फिर जब यहाँ से अंडाशय बढ़ता है आगे हमारा एम्पुला में जाता है तो ये एम्पुला में ही आया रहता है, उसके बाद यहाँ से स्पर्म आता है। फिर जब यहाँ से स्पर्म आता है इस एम्पुला के पार्ट तक, तब क्या होता है यहीं पे निषेचन की क्रिया होती है और अगर स्पर्म नहीं आया तो यही जो ओवम हमारा होता है, जो अंडाणु होता है, ये टूट के बाहर निकल जाता है और ये जो हमारे एंडोमेट्रियम ये भी बाहर निकल जाती है टूट के ब्लड के माध्यम से। ठीक, तो एम्पुला का कार्य क्या होता है, यानी अंडाणु और ओवम को दोनों की निषेचन करने का जो स्थान होता है वो एम्पुला होता है, एम्पुला में ही निषेचित होते हैं। एम्पुला के बाद आता है हमारा स्टमस। स्टमस का कार्य क्या होता है, ये गर्भाशय और फैलोपियन ट्यूब को जोड़ने का कार्य करती है। फिर आगे आता है हमारा यूट्रस। यूट्रस का कार्य हमने बताया, ये भ्रूण को सुरक्षा पहुंचाता है और उनको एनवायरनमेंट देता है ताकि एक भ्रूण एक बच्चे का रूप ले सके, ताकि और उनमें झटके न लगे, जिसके कारण अगर झटका लगता है तो ये क्या होता है टूट जाता है, टूटने के बाद ये बाहर निकल जाता है, तो फिर एक माँ के गर्भ में एक बच्चा नहीं जन्म ले सकता। ये हमारा यूट्रस हो गया। बाकी ये यूट्रस की 3 परतें, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। एंडोमेट्रियम का कार्य क्या होता है, अगर निषेचन हो गया
तो ये उस जाइगोट को रहने के लिए अपने दीवारों को तैयार करेगी यानी बनाएगी, और अगर निषेचन क्रिया नहीं होती है तो यह भी क्या करती है, टूटकर बाहर चली जाती है। फिर अगले मंथ जब यहाँ से ओव्यूलेशन होगा यानी जब फिर से अंडा उत्सर्ग होगा, फिर से जब अंडा निकलेगा तो ये दीवार फिर से बनना शुरू हो जाएगी, फिर से हमारा अंडा यहाँ तक आएगा, फिर से वो स्पर्म का वेट करेगा कि स्पर्म अब आएगा अब आएगा। फिर जब स्पर्म नहीं आता तो फिर ये टूट के फिर से बाहर निकल जाता है और ये दीवारें भी टूट जाती है। तो ये प्रक्रिया तब तक टूटती रहती जब तक स्पर्म जाके यहाँ पे निषेचन की क्रिया नहीं कर लेता। जब निषेचन क्रिया हो जाती है धीरे धीरे इसमें विभाजन होता है, विभाजन होने के बाद ये जाइगोट बन जाता है, यानी जाइगोट बन के विभाजन करता है, फिर ये यूट्रस की दीवार पे आके चिपक जाता है, फिर ये अपनी दीवार को अच्छी तरह मजबूत बना देती है। आगे आता है हमारा ग्रीवा। ग्रीवा का कार्य क्या होता है, ग्रीवा जो हमारे ये वेजाइना और यूट्रस को जोड़ने का कार्य करता है। और ये करता क्या है, जब एक बच्चा जन्म लेता है तो ये जो हमारा सर्विक्स होता है ये चौड़ा होता है, यानी ये फैल जाता है प्रसव के दौरान, बच्चे के प्रसव के दौरान ये फैल जाता है, जिसके कारण कि बच्चा आसानी से बाहर निकल सकता है एक माँ के गर्भ से। तो ये सर्विक्स का कार्य हो गया। आगे ये हमारा वजाइना है। वजाइना का कार्य क्या होता है, ये जो स्पर्म होते हैं उनको अंदर जाने देती है, यानी उनको अंदर भेजती है। फिलहाल ये सर्विक्स भी उनको अंदर जाने देता है, पर ये जो वजाइना है ये डायरेक्ट क्या होता है, जब मेल से डायरेक्ट स्पर्म जाता है यौन के मार्ग से ही जाता है, यानी जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होता है, जो मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पेनिस यानी सिस्नो, पेनिस होता है क्या है, वो इस वेजाइना तक आता है और इस वेजाइना के बाद वह क्या करता है, स्पर्म यानी जो सीमेन होता है उसको बाहर निकालता है। फिर उस सीमेन में से जो स्पर्म होते हैं वो कुछ स्पर्म इस साइड और कुछ इस साइड जाते हैं, आगे निषेचन की क्रिया करते हैं। जो ये टॉपिक है अगर पेपर में आ रहा है, अगर आप ऐसे लिख रहे हैं और इसको अच्छे से ऐसे जो हमने बातों को समझाया अगर वही बातें आप लिख दे रहे हैं तो लगभग 4 से 5 नंबर आपको मिल जाएगा। बाकी ये वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।